अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी भी सेंटेंस को देखकर ये नहीं पहचान पाते कि सेंटेंस एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज एरर्स बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं। इसमें मैं एक्टिव से पैसिव करने का तरीका, जो कन्वर्जन के रूल्स हैं, मैं ये नहीं डिस्कस करने वाला। अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि मैं सिखाऊंगा कि एक्टिव को पैसिव कैसे किया जाता है, तो ये वीडियो आप स्किप कर देना, ये आपके लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें एरर ढूंढने में तकलीफ होती है अगर एक्टिव पैसिव चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आप इससे स्ट्रगल करते हो कि सेंटेंस देख के पता ही नहीं चलता कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। अगर टीचर ने कह दिया पैसिव है तो आप रट्टा मार लेते हो ये पैसिव है। अगर टीचर ने कह दिया ये पैसिव है तो आपको समझ ही नहीं आया वो क्यों बोल रहे हैं, राइट। मैं इस वीडियो के एंड तक चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूंगा कि अब के बाद शायद आप कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और आप मेरे साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। इससे पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एक बार सबसे पहले ये देख लें कि ये जो 5 सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, ये पांचों सेंटेंस एक्टिव में है या ये पांचों सेंटेंस पैसिव में है। इसे हम बाद में एक बार ट्राई भी करेंगे, पहले आप आराम से बना लें। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं, मैं वापस इस पे आऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको एक्टिव या पैसिव में लिखना है, पहले एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस को अगर हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, किन किन चीजों की जरूरत होती है। देखो, जो 3 सबसे जरूरी चीज है किसी भी सेंटेंस को पैसिव में लिखने के लिए, वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव बन रहा है तो वो इन तीनों चीजों के बिना नहीं बन सकता। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप किसी सेंटेंस को पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है, तो आपको इन तीनों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। किसके किसकी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं जब वर्ब कह रहा हूं मेरा मतलब मेन वर्ब से है, ठीक है। तो ये 3 चीजों की अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंग्लिश का कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, पर आज तक उन्हें यह नहीं समझ में आया है कि सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एलवाई रूल समझाया और वहां पे जब मैंने ये कहा कि लोग ये नहीं रियलाइज कर पाते कि एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन को क्वालिफाई करना, तो क्वालिफाई करना मतलब क्या। तो बहुत सारे बच्चों को उस वीडियो पे कमेंट आया कि सर लाइफ में पहली बार पता चला है कि क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है। तो सेम चीज मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी इंग्लिश पढ़ रखी है, पर आज तक उन्हें समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं सेंटेंस में, और सब्जेक्ट कहते किसको है, ऑब्जेक्ट कहते किसको है। तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, तीनों बातें मैं आज की वीडियो में जितनी बातें बोलूंगा, हर चीज का कंटेक्स्ट एक्टिव पैसिव का होगा। मैं यहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां कंटेक्स्ट में एक्टिव और पैसिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। क्या होता है भाई सब्जेक्ट? तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। मार्क कीजिएगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है ना, वो उस एक्शन का डूअर होता है। डूअर कहने का मतलब है कि जो काम कर रहा है, काम करने वाला, काम करने वाले व्यक्ति को हम डूअर बोलेंगे। फिर से सुनो, काम करने वाले व्यक्ति को हम किसी भी एक्शन का डूअर बोलेंगे, और डूअर हमेशा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो क्या लिखा है? द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन और द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड। जिसके बारे में आप बात करो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जो काम हुआ है उस काम को करने वाला जो होगा उसे हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। ये आमतौर पर, इट इज यूजुअली a noun or pronoun and typically appears at the beginning of the sentence। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सेंटेंस के शुरुआत में मिले, पर आमतौर पर ये सेंटेंस के शुरुआत में पाया जाता है, और ये हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन या उसका फॉर्म होता है, नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से नाउन और प्रोनाउन को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, वो आमतौर पर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यहां से जो आपका टेक अवे होगा, जो बात आपको आगे काम आने वाली है इसकी पूरी वीडियो में, वो ये है कि ये हमेशा डूअर ऑफ द एक्शन होगा। तो पहला थंब रूल जो हम एक्टिव पैसिव में एरर ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं वो ये है कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज द डूअर ऑफ द एक्शन। रियलाइज करना इस बात को, खाली सुनना मत। मैं कह रहा हूं कि जो भी काम होगा सेंटेंस में, उस काम को करने वाला जो व्यक्ति होगा वो सेंटेंस का डूअर होगा, और जो डूअर होगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। मतलब यह है, एक्शन पहचाना, किसने एक्शन किया ये पहचाना, तो जिसने एक्शन किया वो डूअर है, डूअर मतलब वो सब्जेक्ट है।
आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब देखो, हम किसी भी सेंटेंस में मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब मतलब एक्शन, जो काम होगा उसे हम वर्ब बोलेंगे। तो काम किया किसने, वो सब्जेक्ट होता है। काम हुआ किस पे, वो ऑब्जेक्ट होता है। फिर से सुनो, जिसने किया वो सब्जेक्ट होगा, जिस पे हुआ वो ऑब्जेक्ट होगा। मतलब जिस एक्शन की आप बात कर रहे हो उस एक्शन का जो रिसीवर होगा, रिसीवर कहने का मतलब है कि मैं मान रहा हूं कि ये काम हुआ है, पर किसके ऊपर हुआ, जिसके ऊपर हुआ वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर हम इसको ग्रामर के लैंग्वेज में बोलें तो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो चलो ये एक डेफिनेशन है जो हमने पढ़ लिया है, पर हमें पता कैसे चलेगा, मतलब किसी सेंटेंस में कौन डूअर है कैसे पता चलेगा? 3-4 ऑप्शन दिए रहते हैं, कभी कभी 2-4 नाउन यूज कर लिया गया है, कैसे पता चलेगा कि कौन है? तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक तरीका है। आप ये तरीका अपनाओगे तो कभी भी परेशानी में नहीं आओगे। कैसे पहचानते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कैसे पहचानते हैं? भैया बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। सवाल पूछना हु या सवाल पूछना व्हाट। जो नाउन या प्रोनाउन इसका जवाब देगा और वर्ब के पहले होगा वो उसका सब्जेक्ट होता है। फिर से सुनो, सवाल पूछेंगे हु, सवाल पूछेंगे व्हाट। जो किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट का जवाब देगा और वर्ब के पहले होगा हम उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, ये नाउन का फॉर्म है। व्हाट या हुम का जो जवाब देगा, किसका जवाब देगा, व्हाट का या हुम का, और वर्ब के बाद लिखा होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये भी या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा, या तो एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा। तो मैंने क्या बोला, हु या व्हाट का रिप्लाई दे तो सब्जेक्ट, हुम या व्हाट का रिप्लाई दे तो ऑब्जेक्ट, सेंटेंस के शुरुआत वाला हो तो सब्जेक्ट, सेंटेंस के आखिर वाला हो तो ऑब्जेक्ट। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस चीज के मैं कतई खिलाफ हूं, रटना मत। कोई भी चीज मैं रटाऊंगा नहीं, हर चीज मैं समझाऊंगा, लॉजिकली समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है रट मत लेना। आज जो आपकी जो हालात है ना इंग्लिश को लेके कि इसके बाद तो सर यही वाला होगा, आपने तो गलत पढ़ा दिया, आपको आइडिया भी नहीं है, आप सिर्फ रट कर पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट गया बिल्कुल तेल लेने। आप आज तक उसी मेंटालिटी से चल रहे हो, इसलिए आप हर सब्जेक्ट में सफर कर रहे हो, क्योंकि आप वो इजीएस्ट वे पॉसिबल निकाल लेते हो जिससे सोल्यूशन आ सके। वो इजीएस्ट वे पॉसिबल होता है, रट जाते। कौन समझने में दिमाग लगा, रट जाते। मैं कह रहा हूं रटना नहीं है, 90% चीजें इंग्लिश में लॉजिकल है। हम सारे टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपके लिए यही कोशिश कर रहे हैं उस लॉजिक को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। तो मुझे समझाने का मौका दो, अपने आप को मौका दो सीखने का, पेशेंस रखो ना, कहां भागे जा रहे हो? 2-4 रील नहीं देखोगे तो क्या बिगड़ जाएगा जिंदगी में? कॉन्सेप्ट सीखो, इत्मीनान से वक्त लगा के सीखो। ध्यान से सुनो फिर से, मैंने क्या बोला, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा, लिख दे रहे हो यहां पे, जो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। जो काम करेगा वो सब्जेक्ट, जिसपे काम होगा वो ऑब्जेक्ट। एक्शन हम किसको कह रहे हैं, एक्शन कह रहे हैं बीच वाले वर्ब को। ये जो वर्ब है इसी का दूसरा नाम एक्शन होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। जहां पे हमें कंफ्यूजन होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पूछना हु या व्हाट, जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। पूछना हुम या व्हाट, जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैंने जो बोला उस पर यकीन मत करना। आओ जरा सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, शी रोट अ लेटर। अगर मैं अलग अलग करूं तो ये शी सब्जेक्ट था, ये रोट वर्ब था और अ लेटर ऑब्जेक्ट था। आपने बोला सर आपको कैसे पता चला? मैंने आपको क्या बोला, हु या व्हाट पूछो। एक्शन क्या है यहां पे, लिखने का। उसने खत लिखा, एक्शन क्या है, लिखने का। मैंने पूछा किसने लिखा, हु, शी रोट। किसने लिखा, शी ने लिखा। तो क्या मैं ये बोलूं कि शी इस एक्शन का डूअर है? बिल्कुल बोल सकता हूं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या लिखा, शी हैज रिटन व्हाट या शी रोट व्हाट। अब ये जो व्हाट का रिप्लाई है ये कौन देगा, लेटर देगा। क्या लिखा भैया, लेटर लिखा। किसने लिखा, शी ने लिखा। क्या लिखा, लेटर लिखा। अच्छा, लिखने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, शी, तो शी सब्जेक्ट है। किस चीज के ऊपर ये काम हो रहा है, मैं कह रहा हूं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ये लिखने का काम किसके ऊपर हो रहा है, अ लेटर के ऊपर। इसका मतलब अ लेटर जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। इसका मतलब ये वाला रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अब जो बच्चे बिगिनर लेवल पे नहीं है उनको लगेगा कि सर ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़ो। यार मुझे सबको कैटर करना है, ठीक है। इसमें कुछ एडवांस लेवल लर्नर्स भी होंगे, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिगिनर्स होंगे। मुझे सबको कैटर करना है, पेशेंस रखना, आपके लिए भी कंटेंट आएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसी वीडियो में, आगे जो चीजें आएंगी वो एडवांस लेवल की है, सुनते जाओ सिर्फ। अगला क्या है, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। द टीचर क्या है,
सब्जेक्ट है, एक्सप्लेन्स क्या है, वर्ब है, लेसन क्या है, द लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता चला? मैंने सिंपली सवाल किया कि एक्शन था एक्सप्लेन, हु एक्सप्लेन्स, हु का जवाब कौन दे रहा है, कौन लिख रहा है, टीचर लिख रहा है, तो टीचर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बोलूंगा, मैं इसको डूअर बोलूंगा। डूअर कौन है, टीचर। अच्छा, रिसीवर कौन है, एक्सप्लेन तो किया, क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट का रिप्लाई कौन दे रहा है, द लेसन, क्या एक्सप्लेन किया गया, लेसन एक्सप्लेन किया गया, तो लेसन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब हमें किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें मिलेंगी, सब्जेक्ट मिलेगा, एक्शन मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, डूअर मिलेगा, एक्शन मिलेगा, रिसीवर मिलेगा। ठीक है, जरा ये पांचों सेंटेंस एक बार देखो तो पॉज करके ट्राई कर लो। अलग अलग करना है, सब्जेक्ट अलग करना है, वर्ब अलग करना है, ऑब्जेक्ट अलग करना है। चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने कर लिया, मैं अब एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या लिखा है, द मैनेजर अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी यस्टरडे। वर्ब क्या है इसमें, अप्रूव्ड, मतलब एक्शन क्या है, अप्रूव्ड, राइट। अब आप आगे से ऐसे ही देखोगे जैसे मैं देख रहा हूं सेंटेंस को। मैं बोल रहा हूं अप्रूव्ड एक काम था, किसने किया, हु इज द डूअर, मैनेजर इज द डूअर। अप्रूव हुआ, मैनेजर ने अप्रूव किया, क्या अप्रूव किया, व्हाट का रिप्लाई कौन दे रहा है, द न्यू पॉलिसी। इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। डूअर है तो सब्जेक्ट है, रिसीवर है तो ऑब्जेक्ट है। द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। डिस्कवर्ड यहां का एक्शन है, डिस्कवर्ड यहां का वर्ब है। मैंने बोला हु डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया, आपने बोला द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, इसका मतलब ये डूअर है। मैंने आपसे पूछा कि द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड व्हाट, क्या डिस्कवर किया, आपने बोला अ न्यू प्लैनेट डिस्कवर किया, इसका मतलब ये क्या होगा, रिसीवर होगा। डिस्कवर करने का काम किसके ऊपर किया गया है, द न्यू, अपनी न्यू प्लैनेट के ऊपर किया गया है। इसका मतलब ये साइंटिस्ट सब्जेक्ट है या न्यू प्लैनेट ऑब्जेक्ट है। आ जाओ आगे। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू एजुकेशन स्कीम। द गवर्नमेंट यहां का सब्जेक्ट है, हैज अनाउंस्ड यहां का वर्ब है, अ न्यू एजुकेशन यहां का ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला, इसमें वर्ब क्या था, एक्शन क्या था, एक्शन था अनाउंस्ड। मैंने बोला किसने अनाउंस किया है, आपने बोला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। काम करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये डूअर है। डूअर है मतलब ये सब्जेक्ट है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, एक नया एजुकेशन स्कीम अनाउंस किया है। ठीक है, एजुकेशन स्कीम पूरा पूरा क्या अनाउंस किया, एजुकेशन स्कीम अनाउंस किया है। इसका मतलब ये वाला क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये वाला एक्शन का रिसीवर है, राइट। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। एक्शन क्या है, कंप्लीटेड, ये क्या है, एक्शन है। किसने कंप्लीट किया, स्टूडेंट्स ने, तो ये डूअर है। क्या कंप्लीट किया, असाइनमेंट कंप्लीट किया, इसका मतलब ये रिसीवर है ना, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। आगे, द एडिटर रिजेक्टेड द आर्टिकल ड्यू टू मल्टीपल एरर्स। एक्शन क्या है, रिजेक्टेड है। किसने रिजेक्ट किया भैया, एडिटर ने। एडिटर क्या होगा, डूअर ऑफ द एक्शन होगा। क्या क्या रिजेक्ट किया गया, आर्टिकल रिजेक्ट किया गया, इसका मतलब ये क्या होगा, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। क्लियर है, ये क्या होगा, डूअर, ये क्या होगा, रिसीवर, ये क्या होगा, सब्जेक्ट, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो यहां से हमारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये बना कि एक सब्जेक्ट जो होगा किसी भी सेंटेंस का, ये डूअर ऑफ द एक्शन होगा। एक ऑब्जेक्ट जो होगा किसी भी एक्शन का, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। जो वर्ब होगा वो सेंटेंस का एक्शन होगा। तो जिसने किया, ये जो एक्शन की बात करें, जिसने किया वो सब्जेक्ट है, जिस पे हुआ वो ऑब्जेक्ट है। डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी बात क्लैरिटी से समझ में आई है आपको? ये सबका रोल है, वरना मैं इतना परेशान नहीं होता। इन सबका रोल है, आगे मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, पेशेंस रखना, ध्यान से सुनते जाना। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों की जरूरत पड़ती है, तो अब यह भी समझ लेते हैं कि चेंज होता कैसे, चेंज करते कैसे। अब जरा उस पर भी ध्यान देंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है कि द टीचर टीचेस ग्रामर। क्या लिखा हुआ है, देखो सीधा लाइन नहीं खींच पा रहा, मैं देख रहा हूं, हालत देख रहा हूं मेरी, अभी भी सीधा नहीं हुआ, इसलिए मैथ्स में फेल होता था मैं स्कूल में। क्या लिखा है, द टीचर टीचेस ग्रामर। सो सब्जेक्ट क्या है यहां पे, द टीचर। एक्शन क्या है यहां पे, टीचर्स है। ग्रामर क्या है यहां का, ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, ये एक्शन है बिल्कुल, ये डूअर है। कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। हु का रिप्लाई है, टीचर है। क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है ना। तो ये एक्शन था, ये डूअर था, ये रिसीवर था। अब अगर कोई हमसे बोले कि इस सेंटेंस को चेंज कर दो पैसिव वॉइस में, तो हमें कौन कौन सी बातें यहां पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। पैसिव वॉइस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पहचाननी पड़ेंगी या बदलनी पड़ेंगी। सबसे पहले आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो तो हमने कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। दूसरा है मूव ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पोजीशन। ये बहुत जरूरी बात है, मूव ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पोजीशन। अब ये तो बचपन में पढ़ाया गया होगा, आप बोलोगे सर नया क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पता है, मैं बताऊंगा नया क्या पढ़ा रहा हूं, पेशेंस रखना। ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा, ग्रामर।
द टीचर उठ के बाद में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, बाय द टीचर। ठीक, तो क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ बी प्लस V3। मेन चैप्टर शुरू करें। अब देखो मेन चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से मेरी बात सुनना। दुनिया का ऐसा कोई भी, फिर से सुनो, दुनिया का ऐसा कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है, सॉरी पैसिव फॉर्म नहीं है जो बिना V3 के बन सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पैसिव का मतलब ही है V3। बोलो समझे कि नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो, कान खोल के सुनो। दुनिया का ऐसा कोई पैसिव वॉइस नहीं है जो V3 के बिना बने। V3 का मतलब ही होता है पैसिव, पैसिव का मतलब ही होता है V3, राइट? विच मीन्स किसी भी सेंटेंस को पैसिव करने के लिए हमें हमेशा मेन वर्ब को तीसरे फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा, अब जब हमने V3 डिसाइड कर लिया है तो एक रूल आपको पता होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं अगर नहीं पता, कि हम किसी भी सेंटेंस में V3 या V4 को बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये थंब रूल है इंग्लिश का। किसी भी सेंटेंस में V3 या V4 को बिना हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया टीच, तो जब मैं इसको यूज करता हूं ना तो कैसे लिखता हूं पता है, आई टीच V1, आई टॉट V2, ही टीचेस V5। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बोल सकता आई टीचिंग। मान लो मैंने एक वर्ड ले लिया टेक, जिसका V3 होता है टेकन, तो मैं कभी नहीं कह सकता आई टेकन। ये दोनों सेंटेंसेस एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। क्यों ये दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट है? इसलिए दोनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं क्योंकि आपने यहां पे टीचिंग V4 लिखा है और टेकन V3 लिखा है। बिना हेल्पिंग वर्ब के इसका होना पॉसिबल ही नहीं है इंग्लिश में। जिसका मतलब है जितने भी V3 हैं, जितने भी V4 हैं, अगर आप इसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो, एक एज अ टेंस वाला वर्ब यूज कर रहे हो किसी सेंटेंस में, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। तो हमने यहां पे थोड़ी देर पहले क्या सीखा था कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव करने के लिए V3 लगाना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस को पैसिव करने के लिए V3 लगाना जरूरी है। इसका मतलब बाय द टीचर के पहले यहां चूंकि टीचर्स लिखा हुआ था, हमने उसे V3 में कर दिया और क्या लिख दिया, टॉट। तो क्या यह सेंटेंस सही है, ग्रामर टॉट बाय द टीचर? नहीं, सेंटेंस सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये V3 है। अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। इसका मतलब हमें यहां पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। अब देखो कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें ऑलरेडी V4 हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, हैज हैव हैड लगा हो, इज एम आर लगा हो, वॉज वर लगा हो, होता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नहीं होता। हम उनकी बात कर रहे हैं, खास करके जिनके साथ V3 नहीं लगा होता। इसके लिए ग्रामेरियंस ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट किया पैसिव वॉइस का। उन्होंने बोला हम किसी चीज को पैसिव तभी बोलेंगे जब उस V3 के पहले बी का फॉर्म लगा होगा। फिर से सुनो, यही पूरा गेम है। ग्रामेरियंस ने दो बातें बोली। पहला ये कि हम किसी सेंटेंस को पैसिव तब मानेंगे जब वो V3 में होगा, पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये, उस V3 के पहले कोई बी का फॉर्म लगा होना चाहिए। क्या बोला, फिर से सुनो, उस V3 के पहले कोई बी का फॉर्म लगा होना चाहिए। अब देखो बी का फॉर्म जैसे मैंने बोला ना, दिमाग में तुरंत कंफ्यूजन आया कि सर क्या बीई बी ही बी का फॉर्म है? नहीं नहीं नहीं, केवल बीई बी ही बी का फॉर्म नहीं है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, नोट कर लेना कॉपी पे अगर नहीं पता है तो। देखो बी के ना, जैसे हर मेन वर्ब का 5 फॉर्म होता है, 6 फॉर्म होता है, बी का भी 6 फॉर्म। सबसे पहले बी जो है वो बेसिक, जो बेस फॉर्म होता है उसमें बी होता है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होता है। पास्ट टेंस में वॉज या वर होता है। V3 में हैज क्यों लिख रहा हूं मैं, V3 में बिन होता है और V4 में बीइंग होता है। क्या बोला मैंने, बेस फॉर्म होता है बी, प्रेजेंट टेंस होता है इज या एम या आर, पास्ट टेंस होता है वॉज या वर, V3 होता है बिन और V4 होता है बीइंग। तो ग्रामेरियंस की जो पैसिव बनाने की शर्त थी ना, उसमें दो बातें इंक्लूडेड थी। पहला ये कि V3 होना चाहिए तभी हम उसको पैसिव मानेंगे, और दूसरा इसके पहले बी का कोई फॉर्म होना चाहिए तभी हम उसे पैसिव मानेंगे।
अब जब उसने कहा कि बी का फॉर्म, तो बी के फॉर्म में हर कुछ इंक्लूडेड है, जिसका मतलब है अगर हमें कहीं बी प्लस वी थ्री मिल जाए तो वो पैसिव होगा, अगर हमें इज एम आर प्लस वी थ्री मिल जाए तो वो पैसिव होगा, अगर वॉज एवर प्लस वी थ्री मिल जाए तो वो पैसिव होगा, अगर बिन प्लस वी थ्री मिल जाए तो वो पैसिव होगा, अगर बीइंग प्लस वी थ्री मिल जाए तो वो पैसिव होगा। जिसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी सेंटेंस में चेक करना हुआ कि ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है, तो हमारे लिए अब बाएं हाथ का खेल है। सुनना ध्यान से, अगला लाइन जिंदगी बदल देगा। सिर्फ ये चेक करना क्या उसमें V3 है, और अगर उसमें V3 है तो क्या उसके पहले बी लिखा है। बी मतलब केवल बी नहीं, बी के फॉर्म्स भी। जिसका मतलब है अगर मुझे किसी सेंटेंस में इज एम आर लिखा हुआ मिल जाए और उसके साथ V3 लिखा हुआ मिल जाए, पैसिव है। अगर मुझे कहीं पर वॉज या वर लिखा हुआ मिल जाए, उसके पहले V3 लिखा हुआ मिल जाए, उसके बाद पैसिव है। अगर मुझे कहीं बिन मिल जाए और बिन के बाद V3 मिल जाए, पैसिव है। बीइंग मिल जाए, बीइंग के बाद V3 मिल जाए, पैसिव है। बी मिल जाए, बी के बाद V3 मिल जाए, पैसिव है। अब जितने हेल्पिंग वर्ब्स मैंने यहां पे लिखे हैं, इसको मैं घर से लेकर नहीं आया हूं, आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया कि जैसे हर चीज का 5 फॉर्म होता है, उस तरीके से बी का भी 5 या 6 फॉर्म बेस फॉर्म पर इंक्लूड करें तो होता है। बेस फॉर्म है बी, फिर से सुनो, प्रेजेंट टेंस है इज एम आर, पास्ट टेंस है वाज या वर, V4 V3 है बिन और V4 है बीइंग। तो अगली बार अगर कोई मुझे बोले कि पहचानो जरा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो मैं कैसे पहचानूंगा? मैं उसका फॉर्म देख लूंगा। मुझे हमेशा पैसिव वॉइस में फॉर्म चाहिए V3 और V3 के पहले बी या उसका फॉर्म। बी या उसका फॉर्म मतलब बी बिन बीइंग या इज एम आर वाज वर। इसमें से अगर कुछ आया और उसके बाद V3 आया तो हम समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या इतनी बात आपको समझ में आई है कि हम सेंटेंस को पैसिव कब बोलते हैं? तो मैंने यहां आपको पहला तरीका सिखाया कि आप सेंटेंस को पैसिव कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई सेंटेंस पैसिव में है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। उसका सबसे स्टैंडर्ड तरीका होता है पहचानने का, उसके मेन वर्ब को पकड़ो, देखो V3 में है क्या। अगर वो V3 में है तो तुरंत चेक करो क्या उसके पहले बी का कोई फॉर्म है, क्या उसके पहले बी इज एम आर वॉज वर बिन बीइंग है। अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्या ये बात समझ पाए आप? अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है, लिखने की जगह कम है, मैं क्लीन कर रहा हूं। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो मैं एक स्टेप इसको और ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है? जो एडवांस लर्नर्स हैं वो जरा ध्यान देंगे मेरी बात पे, बिगिनर्स तो खास करके ध्यान देंगे मेरी बात पे। अब हमें यह समझ में आ गया कि कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है? आपने मुझे बोला, मैंने मान लिया, मैंने बी का फॉर्म चेक किया, उसमें बी का फॉर्म था, उसके बाद V3 था। अब एकदम ये बात ब्रह्म की लकीर हो गई, ब्रह्मा की लकीर हो गई कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पर पैसिव माने क्या? अगर कोई सेंटेंस पैसिव में है तो क्या बदला, क्या हो गया मीनिंग, क्यों चेंज किया हमने? अब जरा इस बात पे तवज्जो दीजिएगा, यहां से ये पूरा पूरा गेम चेंजर होगा एरर ढूंढने में। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले जो कॉन्सेप्ट समझाया था मैं वापस वहां पे जाऊंगा। मैंने क्या बोला था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होता है? डूअर होता है, और सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? रिसीवर होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि ही किल्ड अ मैन। क्या सेंटेंस लिया है मैंने? ही किल्ड अ मैन। अब जल्दी से बताओ, तुरंत बताओ, अपनी समझ से बताना, ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है? कैसे चेक करेंगे? तुरंत चेक करो वर्ब का फॉर्म। वर्ब का फॉर्म क्या है? किल्ड। अच्छा, किल का V1 भी किल्ड होता, सॉरी V2 भी किल्ड होता है, V3 भी किल्ड होता है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ये V2 है कि V3 है। इसके बाद मैंने क्या बोला था? V3 के तुरंत पहले बी का फॉर्म होना चाहिए। चेक करो, ये तो सब्जेक्ट है, क्या बीच में कहीं बी का फॉर्म है? नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। समझे क्या? अब देखो, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा यहां पे, उसके लिए तो और एग्जांपल्स करेंगे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना। ही किल्ड अ मैन का मतलब होता है, या ऐसे बोलूं, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट आपके एक्शन का डूअर हो। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है समझना? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट आपके एक्शन का डूअर हो, जबकि पैसिव का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट आपके एक्शन का रिसीवर हो। यही बात दुनिया को समझ नहीं आती और वो रट जाते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से सुनना। जब आप किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हो तो इसका साधारण मतलब यह होता है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है वो उस एक्शन का डूअर है, वो काम कर रहा है। जबकि जब आप किसी सेंटेंस को पैसिव में लिखते हो, इसका मतलब होता है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है वो काम कर नहीं रहा, उसके ऊपर ही काम हो रहा है, विच मींस वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। एग्जांपल देखना, लिखा था ही किल्ड अ मैन, यहां पे कौन से एक्शन की बात की गई है? किलिंग की बात की गई है।
अब मुझे बताओ कि ये जो मारने का काम है ये किसने किया है? ही ने किया है। तो क्या मैं ये बोलूं कि ही डूअर ऑफ द एक्शन है? बिल्कुल है। ये हमारा सब्जेक्ट था क्या? बिल्कुल था। तो जब हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन हो जाए ना, समझ लेना सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। एक और एग्जांपल देता हूं, बेहतर हो, क्लियर होगा। मैं कह रहा हूं कि द टॉपिक वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास। क्या लिखा हुआ है? द टॉपिक वॉज डिस्कस्ड इन द क्लास। अब मैंने आपसे पूछा कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है, जरा पता करो। कैसे पता करो? बहुत सिंपल है, वर्ब का फॉर्म देखो, डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हाँ जी है। इसके पहले बी का कोई फॉर्म होना चाहिए। बी का कौन कौन सा फॉर्म होता है? दोबारा याद दिला रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग, बी। इसमें से कुछ भी हुआ तो पैसिव होगा। क्या इसके पहले इनमें से कुछ आया है? हाँ जी आया है, वॉज आया है। इसका मतलब सेंटेंस कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। अब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया तो इसे क्या हुआ? क्या चेंज हुआ सेंटेंस में? कैसे पता चला? बहुत आसान है, ये देखो। एक्शन क्या था? डिस्कस करने का। सब्जेक्ट कौन था? टॉपिक, राइट। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, द टॉपिक वॉज डिस्कस्ड, याद आ रहा होगा आपको, हु या व्हाट का जो रिप्लाई दे वो सब्जेक्ट होता है। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज डिस्कस्ड, व्हाट वाज डिस्कस्ड, आपने बोला टॉपिक वाज डिस्कस्ड। तो टॉपिक क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सिर्फ आपको मेरे भाई ये अंदाजा लगाना है कि जो टॉपिक लिखा है वो डूअर ऑफ द एक्शन है या वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो आप मुझे बताएंगे, लिखा है द टॉपिक वाज डिस्कस्ड, टॉपिक को डिस्कस किया गया, एक्शन क्या था? डिस्कस करने का। अब आप ये बताओ कि जो टॉपिक है वो कुछ डिस्कस करेगा या टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा? फिर से सुनो, जो सब्जेक्ट है हमारा टॉपिक, वो कुछ डिस्कस करेगा या उसे ही डिस्कस किया जाएगा? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसे ही डिस्कस किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सब्जेक्ट था टॉपिक, ये एक्शन का डूअर नहीं है, ये काम नहीं कर रहा, ये टॉपिक को ही डिस्कस किया जा रहा है। सो ये डिस्कस करने का जो रिसीवर है वो ये है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ये पैसिव वॉइस है। तो जरा ऑब्जर्व करना इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। कहने को तो सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज होता है, पर एक्चुअली में मीनिंग, मायना बहुत बदलता है। क्या बदलता है जो आपको समझना है? हमारा सब्जेक्ट जब काम करेगा तो वो एक्टिव वॉइस होता है, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर जब काम होगा तो वो पैसिव वॉइस होता है। फिर से सुनो, कान खोल के सुनो, हमारा सब्जेक्ट जब काम करेगा वो एक्टिव वॉइस होगा, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर काम होगा तो पैसिव वॉइस होगा। अगर मैं सम अप करूं इस पूरे स्लाइड को, तो मैंने आपको दो बेहतरीन तरीके अब सिखा दिए सेंटेंस में पैसिव को पहचानने का, और साथ ही साथ में यह भी बता दिया कि पैसिव माने क्या, पैसिव होने से क्या होता है। पहला तरीका मैंने यह बताया कि हर पैसिव V3 से बनेगा और उस V3 के पहले बी का फॉर्म होना चाहिए। बी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? बी होगा, बीइंग होगा, बिन होगा, इज, एम, आर होगा, वॉज, वर होगा। इसमें से कुछ भी हो जाए तो वो पैसिव होगा। दूसरा मैंने आपको बताया, जब हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है एक्शन का। जबकि जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जिसको अपने सब्जेक्ट माना है वो रिसीवर हो जाता है एक्शन का। तो काम करने वाले को हम डूअर बोलेंगे, जिसके ऊपर काम होगा उसे हम रिसीवर बोलेंगे। आओ जरा कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। समझना, हर चीज को समझने की कोशिश करना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रट मत जाना इसको। क्या लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में? द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट्स केयरफुली। मैनेजर ने रिव्यू किया रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से। अब ये बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? इधर तो मैंने लिख दिया है, पर आप इसे देख के समझना कि एक्टिव है कि पैसिव है। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसके वर्ब का फॉर्म देखो, वहीं से एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। रिव्यूड V3 है, हाँ रिव्यू का रिव्यूड V3 होता है। क्या इसके पहले कोई बी का फॉर्म है? नहीं है, इसका मतलब ये वाला एक्टिव वॉइस है। रिव्यूड है, हाँ जी है। क्या इसके पहले कोई बेस बी का फॉर्म है? बी का फॉर्म कौन कौन सा होता है? फिर से लिखूंगा मैं, जब तक याद नहीं हो जाएगा लिखता रहूंगा। बी होता है, बिन होता है, बीइंग होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है। इन सब के बाद अगर V3 हुआ तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में। क्या रिव्यूड के पहले वर लिखा हुआ था? हाँ जी लिखा हुआ था। कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। पी से डिनोट कर रहा हूं। इस पे आ जाओ। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड वर्ब का फॉर्म है, V3 है। क्या इसके पहले कोई बी का फॉर्म है? नहीं, यहां तो हैव लिखा हुआ है, हमें तो बी का फॉर्म चाहिए, इसका मतलब ये एक्टिव है। डिस्कवर्ड लिखा हुआ है, क्या इसके पहले कोई बी का फॉर्म है? हाँ जी बी का फॉर्म है, तो पैसिव होगा। अनाउंस, क्या इसके पहले कोई एक्टिव कहीं पे भी आपको ये सॉरी इसके पहले कहीं पे भी आपको बी का फॉर्म दिख रहा है? नहीं, तो ये क्या होगा? एक्टिव होगा। अनाउंस लिखा हुआ है, V3 है, हाँ जी V3 है, इसका मतलब क्या इसके पहले बी का फॉर्म होना चाहिए? होना चाहिए। कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। राइटिंग, ये तो V3 ही नहीं है। मैंने क्या बोला? पैसिव होने के लिए V3 होना जरूरी है, ये तो V3 है ही नहीं, तो ये तो आंख बंद करके एक्टिव होगा। ये V3 है क्या? हाँ, राइट रोट रिटर्न होता है, V3 है। क्या इसके पहले बी का कोई फॉर्म है जी? इसका मतलब कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, कंप्लीटेड V3 हो सकता है। इसके पहले बी का कोई फॉर्म है क्या? नहीं, इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। कंप्लीटेड, क्या इसके पहले V3 का फॉर्म है? हाँ जी है, इसका मतलब पैसिव वॉइस होगा। कितना आसान है, देख रहे हो?
अब अगर आपने एक्टिव और पैसिव अलग अलग करना सीख लिया तो अब ये बात भी समझ लेते हैं कि अंतर क्या पड़ा। फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा जो बात मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। लिखा है द मैनेजर रिव्यूड द रिपोर्ट्स केयरफुली। मैनेजर क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहां पे एक्शन क्या हो रहा था? रिव्यू करने का। अब मुझे एक बात बताइए कि मैनेजर किसी चीज को रिव्यू करेगा या मैनेजर को रिव्यू किया जाएगा? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मैनेजर एक इंसान है, वो किसी चीज को रिव्यू करेगा। इसका मतलब ये जो रिव्यू करने का जो एक्शन है इसका डूअर कौन है? डूअर है मैनेजर। डूअर है मैनेजर तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। यहां देखना, द रिपोर्ट्स वर रिव्यूड केयरफुली बाय द मैनेजर। यहां लिखा हुआ रिपोर्ट्स को कि बहुत ध्यान से रिव्यू किया गया मैनेजर के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है यहां का? रिपोर्ट्स। अब मुझे ये बात बताइए, जो एक्शन है रिव्यू करने का, रिपोर्ट्स किसी को रिव्यू करेगा कि रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। अगर रिपोर्ट्स को रिव्यू किया जाएगा तो ये एक्टिव में होना चाहिए कि पैसिव में होना चाहिए? पैसिव में, क्योंकि जिसको आपने सब्जेक्ट माना है कौन से वर्ड को? रिपोर्ट्स को, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। रिपोर्ट्स किसी को रिव्यू नहीं कर रहा, रिपोर्ट्स को ही रिव्यू किया जा रहा है, तो ये पैसिव होगा। आओ एक दो और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है इस वाले एग्जांपल में, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस टुमारो बाय द कमिटी। रिजल्ट कल अनाउंस किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन है यहां का? रिजल्ट्स यहां का सब्जेक्ट है। अब सिर्फ आपको यह डिसाइड करना है कि ये डूअर है कि रिसीवर है, सिर्फ ये डिसाइड करना है। आ जाओ, क्या लिखा हुआ था? द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस टुमारो बाय द कमिटी। रिजल्ट्स को कल अनाउंस किया जाएगा कमिटी के द्वारा। अब ये बताएंगे आप यहां जल्दी से कि यहां पे जो रिजल्ट्स हैं वो डूअर है कि रिसीवर है? रिजल्ट किसी को अनाउंस करेगा कि रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट किसी को अनाउंस नहीं कर रहा, रिजल्ट काम नहीं कर रहा, रिजल्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो ये कौन सा वॉइस होगा भाई साहब? ये पैसिव वॉइस होगा। क्या ये चीज क्लियर हो पा रही है? इस सेंटेंस को देखना, ये वाले सेंटेंस को। लिखा है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? दे। वर्ब क्या था? एक्शन क्या था यहां का? कंप्लीटेड। लिखा हुआ है कि उन्होंने वो कंप्लीट कर चुके थे डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट को। वो डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके थे। क्या काम कंप्लीट करने का काम उनके द्वारा किया गया? हाँ जी, उनके द्वारा किया गया। क्या दे सब्जेक्ट था यहां का? हाँ। क्या दे ही काम कर रहा है? हाँ। इसका मतलब ये उस एक्शन का डूअर है। हाँ जी, डूअर है। इसका मतलब कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। बोलो, क्लैरिटी आ रही है क्या? धीरे धीरे करके समझ पा रहे हो क्या? कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जल्दी से देखो। ये सारे के सारे पैसिव वॉइस में है। मैं बस आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूं। देखना, इनॉग्रेटेड V3, उसके पहले बी का फॉर्म फिर से लिखूंगा, जब तक याद नहीं हो जाएगा लिखता रहूंगा। बी, बिन, बिंग, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये सारे के सारे जितने भी यहां पे लिखे हैं, ये सारे के सारे हमेशा बी के फॉर्म होंगे। और इन सब के बाद जब भी V3 आ जाए तो समझ जाना पैसिव वॉइस है। तो जरा देखो, तो यहां पे V3 के पहले वॉज आया था। हाँ जी, वॉज आया था, पैसिव वॉइस होगा 100%। सबमिटेड के पहले बिन आया था, पैसिव वॉइस है। फाउंड के पहले वर आया था, पैसिव वॉइस है। मेड के पहले बी आया था, पैसिव वॉइस है। रिवाइज्ड के पहले बीइंग आया था, पैसिव वॉइस है। देखना, वॉज यहां था, बिन था, वर था, बी था, बीइंग था। इसका मतलब है ये सारे के सारे वही फॉर्म फॉलो कर रहे हैं। बी के बाद V3, तो जहां पे भी बी के बाद V3 दिख जाए हम समझ जाएंगे ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अब सिर्फ समझना काफी नहीं है कि पैसिव वॉइस में है, अब हम ये भी समझेंगे कि पैसिव माने क्या। पैसिव हुआ तो क्या हुआ? पैसिव हुआ तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गए डूअर ऑफ द एक्शन से। अब ये काम करेंगे नहीं, इनके ऊपर काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू शॉपिंग मॉल वॉज इनॉग्रेटेड लास्ट वीक। एक नए शॉपिंग मॉल को पिछले हफ्ते इनॉग्रेट किया गया। एक नए शॉपिंग मॉल को पिछले हफ्ते इनॉग्रेट किया गया। तो जल्दी से बताना, क्या मॉल किसी को इनॉग्रेट करेगा कि मॉल को इनॉग्रेट किया जाएगा? इनॉग्रेट मतलब समझते हो ना, फीता काटना। अब मॉल किसी का फीता काटेगा कि मॉल का फीता काटा जाएगा? ऑब्वियसली मॉल का फीता काटा जाएगा। इसका मतलब ये जो इनॉग्रेट करने का एक्शन है ये इसका रिसीवर है, तो पैसिव वॉइस होगा। हाँ जी, पैसिव वॉइस होगा। द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड टू द मैनेजर। एक्शन क्या था? सबमिट। सबमिट का मतलब होता है जमा करना। सब्जेक्ट क्या है यहां का? डॉक्यूमेंट्स। अब जल्दी से बताओ, डॉक्यूमेंट्स किसी को जमा करेगा कि डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाएगा? कॉमन सेंस है, डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स को जमा किया जाएगा तो कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है कि नहीं? 100% पैसिव वॉइस है। सेवरल मिस्टेक्स वर फाउंड इन द रिपोर्ट। कुछ गलतियां ढूंढ ली गई थी रिपोर्ट में। अच्छा, यहां का एक्शन क्या है? फाइंड, ढूंढना। अब एक बात बताओ, मिस्टेक किसी को ढूंढेगा कि मिस्टेक को ढूंढा जाएगा? ऑब्वियसली रिपोर्ट में मिस्टेक्स को ढूंढा गया था, जिसका मतलब है मिस्टेक कोई आदमी तो है नहीं है किसी को ढूंढेगा। तो मिस्टेक्स यहां का डूअर नहीं है, मिस्टेक्स यहां का रिसीवर है। और अगर ये रिसीवर है तो सेंटेंस कौन से वॉइस में हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हो जाएगा। आगे देखो, अ डिसीजन विल बी मेड बाय द कमिटी सून। एक डिसीजन लिया जाएगा कमिटी के द्वारा बहुत जल्दी। एक डिसीजन लिया जाएगा कमिटी के द्वारा बहुत जल्दी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? अ डिसीजन, यहां का सब्जेक्ट है। अब बताओ, ये जो मेक है, डिसीजन लेने की जो बात की जा रही है, ये डिसीजन खुद लेगा या डिसीजन को लिया जाएगा? डिसीजन कोई आदमी है क्या?
नहीं ना, इसका मतलब डिसीजन को लिया जाएगा कमिटी के द्वारा, विच मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट था डिसीजन, ये इसका डूअर नहीं है, ये इसका रिसीवर है। आई होप अब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी से छप गया है कि हम डूअर ऑफ द एक्शन किसको बोलते हैं, हम रिसीवर ऑफ द एक्शन किसको बोलते हैं। अब अगर ये चीजें आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी से छप चुकी हैं, तो आइए वापस मैं वहां जाऊंगा जहां से हमने सेशन स्टार्ट किया था। 5 क्वेश्चन है, आप पॉज करके ट्राई करो इसमें से कितने एक्टिव में हैं और कितने पैसिव में हैं, और फिर हम इसका मतलब देखेंगे। आ जाओ, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्राई कर लिया। क्या लिखा हुआ है? द डिसीजन ऑफ द न्यू पॉलिसी वॉज टेकन आफ्टर सेवरल डिस्कशंस। टेकन वर्ब का तीसरा फॉर्म है। 3 चीजें सेटिस्फाई करना है पैसिव होने के लिए, लिख दे रहा हूं यहां पर, चेक बॉक्स बना लो। 3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें V3 चाहिए, उसके पहले B चाहिए, और हमारा जो सब्जेक्ट हो वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो। ये 3 चीजें हमें चाहिए ना। सबसे पहले V3 है, V3 के पहले B का फॉर्म होना चाहिए, है? आंख बंद करके सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस। अच्छा, दूसरा एक और चीज चेक करेंगे कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है क्या। लिखा हुआ द डिसीजन ऑफ द न्यू पॉलिसी वाज टेकन आफ्टर सेवरल डिस्कशंस। कुछ डिस्कशंस के बाद नई पॉलिसी का डिसीजन ले लिया गया। सब्जेक्ट क्या है यहां पे? डिसीजन। ऑफ प्रीपोजिशन, पॉलिसी उसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था? डिसीजन। अब एक बात बताओ, डिसीजन किसी को लेगा कि डिसीजन को लिया जाएगा? ऑब्वियसली डिसीजन को लिया जाएगा, इसका मतलब ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। क्या होगा? पैसिव वॉइस। द कमिटी इज रिव्यूइंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। इसमें वर्ब क्या है हमारा? रिव्यूइंग। रिव्यूइंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है? चौथा। हमें क्या चाहिए? तीसरा। इसका मतलब ये वाला कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। जब तक V3 नहीं तब तक वो पैसिव नहीं। सेवरल एरर्स वर फाउंड इन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट। लिखा हुआ है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, तो ये V3 है। हाँ जी है। क्या इसके पहले B का फॉर्म है? हाँ जी है। वर्ब B का फॉर्म होता है, ठीक है, लिख दो फिर यहां से। बी, बिन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना। इन सब के बाद अगर V3 हुआ तो पैसिव होगा। तो देखो ये V3 था, इसके पहले वर लिखा हुआ था, पैसिव है। आंख बंद करके हाँ जी पैसिव है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, हम मीनिंग भी समझेंगे। क्या लिखा है? सेवरल एरर्स वर फाउंड। कुछ गलतियां ढूंढी गई। गलतियों ने किसी को ढूंढा कि गलतियां ढूंढी गई? ऑब्वियसली गलती तो कोई इंसान है नहीं वो किसी को ढूंढेगा, गलतियों को ही ढूंढा जाएगा। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर नहीं है, वो एक्शन का रिसीवर है। अगर रिसीवर है तो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। द रिसर्चर्स हैड डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू। अच्छा देखना, यहां पे V3 लिखा हुआ था, डिस्कवर्ड, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसके पहले B का फॉर्म है? जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहां पे हैड लिखा हुआ है। ये तो B का फॉर्म नहीं है। B का फॉर्म कौन होता है? बी, बिन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। इसके पहले कहीं पे है क्या? नहीं है। इसका मतलब कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। A detailed analysis of the financial records has been conducted। देखना, कंडक्टेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके पहले B का फॉर्म आया है? हाँ जी आया है। कौन सा? बिन। इसका मतलब ये वाला कौन सा वॉइस में होगा? पैसिव वॉइस में होगा। अच्छा, अब जरा मीनिंग भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, ऑफ प्रीपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट तो ये नहीं है, सब्जेक्ट कौन है फिर? एनालिसिस है। अब देखना, लिखा हुआ है कि एक एनालिसिस कंडक्ट किया गया था। एनालिसिस को कंडक्ट किया गया था। क्या एनालिसिस ने कुछ कंडक्ट करवाया था? एनालिसिस तो कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसको हमने सब्जेक्ट माना है ये एक्शन का रिसीवर है, ये डूअर तो है नहीं। मतलब कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। मजा आ रहा है बनाने में? क्या अब आपके ज्ञान चक्षु बिल्कुल खुल रहे हैं कि एक्टिव किसको कहते हैं, पैसिव किसको कहते हैं? आई कैन बेट कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आज तक ये क्लैरिटी नहीं आई होगी कि एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं। इस वीडियो के बाद शायद बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। अगर आपने यहां तक का कॉन्सेप्ट बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो आप समझ जाओ कि एक्टिव और पैसिव में अब गलती करने की गुंजाइश नहीं है। अब मैं स्ट्रेट अवे आऊंगा उन क्वेश्चंस के ऊपर जो क्वेश्चंस एसएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं। इसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चन एनडीए के भी ऐड किए हुए हैं, कुछ एक क्वेश्चन इसमें से डिफरेंट एग्जाम्स के भी आए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप करेक्ट करो। अगर इतनी बातें आपने, जहां तक अभी तक मैंने जो बातें बोली, अगर ये बातें आपने सुनी है तो ये क्वेश्चंस आप 110% करेक्ट करोगे, ठीक है। बढ़ें क्या क्वेश्चंस की तरफ? चलो अपना समय लेके बनाना, ठीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। आ जाओ, मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया। क्या लिखा हुआ है? इन सम इंस्टीट्यूशंस एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स विल हायर्ड टू टीच हाई स्कूल स्टूडेंट्स। मेरा ये कतई मकसद नहीं आपको ये बताना कि इसमें एरर कहां है। एरर तो आप ढूंढ ही लोगे। क्यों हुआ एरर ये समझना है, सुधार कर क्या होगा ये समझना है, क्या लॉजिक है इसके पहले ये समझना है, आंसर पे मत जाना। क्या लिखा हुआ है? इन सम इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन प्रीपोजिशन इंस्टीट्यूशंस उसका ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता।
एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स यहां का नाउन है तो वो यहां का सब्जेक्ट है। लिखा हुआ है विल हायर्ड, विल हायर्ड, हमें एरर मिल गया है। अगर हमें एरर ढूंढना होता तो ये रहा आपका एरर। एरर ये है कि मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आता है, तो विल हायर्ड नहीं हो सकता, हमें यहां पे हायर करना पड़ेगा, विल हायर कर देंगे, ठीक है। पर क्या हमारा सोल्यूशन सही हो गया? नहीं साहब, अगर आपने विल हायर कर दिया फिर भी सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपको यह डिसाइड करना है कि सेंटेंस को एक्टिव में रखना चाहिए था या सेंटेंस को पैसिव में रखना चाहिए था। अब अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट बताए आपको वो सब का एप्लीकेशन यहां पर होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कुछ संस्थानों में, इन सम इंस्टीट्यूशंस, एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स विल हायर, मैं जब सुधार के मैं पढ़ रहा हूं, विल हायर टू टीच हाई स्कूल स्टूडेंट्स। कुछ संस्थानों में एडिशनल असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट को हायर किया जाएगा ताकि वो स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए। मैं क्या कह रहा हूं? हायर किया जाएगा, एक्शन क्या है यहां पे? हायर, नौकरी देने को हायर कहते हैं। अब एक बात बताओ, जो एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स है, जो यहां का सब्जेक्ट था, ये किसी को हायर करेगा या इसे हायर करने की बात की जा रही है? सेंटेंस का कंटेक्स्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट्स को हायर किया जाएगा ताकि वो स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए, जिसका मतलब है जिसको हमने सब्जेक्ट माना था असिस्टेंट्स, वो एक्चुअली ये हायर का डूअर नहीं है। असिस्टेंट किसी को हायर नहीं कर रहा, असिस्टेंट्स को हायर करने की बात की जा रही है। अगर असिस्टेंट्स को हायर करने की बात की जा रही है तो जो असिस्टेंट है यहां पे वो तो रिसीवर हो गया, वो तो डूअर हुआ ही नहीं, असिस्टेंट ने तो हायर किया ही नहीं, असिस्टेंट को हायर करने की बात की गई है, जिसका मतलब है अब यहां पे हमें रिसीवर ऑफ द एक्शन से डील करना है। तो सेंटेंस कौन से वॉइस में लिखा जाना चाहिए था भाई साहब? पैसिव वॉइस में। बोलो समझ में आया? दिमाग घूमा? अगर सही हुआ होगा तो खुश हो रहे होगे आप, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स शायद आप पहले नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, और अगर कर पा रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी ये पूरा वीडियो से। अब देखते हैं सेंटेंस सुधारा कैसे जा सकता था। हम क्या करेंगे? हम इसको पैसिव में रखेंगे। पैसिव में कैसे रख सकते हैं भाई साहब? बहुत आसान तरीका है। क्या बोला था मैंने? b प्लस v3 इज पैसिव, राइट। अच्छा, विल अपने बाद क्या लेता है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? b, और b के बाद क्या लगता है? v3। तो कैसे सुधार सकते थे? विल बी हायर्ड। सुधार कर क्या होता? विल बी हायर्ड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़े। लिखा है कि सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज ओवर द पाई टू गार्निश इट। सीमा को छिड़क दिया गया काजू ताकि जो केक है उसे गार्निश किया जा सके, उसे डेकोरेट किया जा सके। क्या बोल दिया मैंने? सीमा को छिड़क दिया गया। अपने मन से नहीं बोल रहा हूं भाई, लिखा है भाई, देखो लिखा है सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड। स्प्रिंकल्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हाँ जी तीसरा फॉर्म है। क्या इसके पहले बी का कोई फॉर्म आया है? हाँ जी आया है, बी का फॉर्म वॉज आया है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। अच्छा, जैसे पैसिव हुआ हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली एक बत्ती जली कि इसका मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होना चाहिए। डूअर तो वो हो नहीं सकता, क्या होना चाहिए उसको रिसीवर होना जरूरी है। आ जाओ, लिखा है कि सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड। अच्छा, यहां का सब्जेक्ट क्या था? सीमा। स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है? छिड़कना। मैंने बोला ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जिसका मतलब यह है कि सीमा काम कर नहीं रही, सीमा के ऊपर ही काम हो रहा है। तो स्प्रिंकल करने का काम सीमा के ऊपर हो रहा है, तो मीनिंग ये बन रहा है कि सीमा को छिड़क दिया गया काजू। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इसमें एरर एक्चुअली ये है, जो आपको भी समझ में आ रहा होगा, कि सीमा को एक्चुअली सेंटेंस का डूअर होना चाहिए था। यही वो शख्स है जो छिड़क रही है काजू, इसे रिसीवर नहीं होना चाहिए था। तो जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो डूअर बन जाए तो हम इसे एक्टिव वॉइस ही बोलते हैं ना, वही तो एक्टिव वॉइस होता है। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में ये जो सीमा वॉज स्प्रिंकल्ड लिखा हुआ था ये पैसिव में लिखा हुआ था, हमें इसको एक्टिव में रखने की जरूरत थी। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से वॉज वाला फॉर्म हटा देंगे, हम बी का फॉर्म हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा? सीमा स्प्रिंकल्ड द कैश्यूज। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है साहब। क्यों सही है ये सेंटेंस? क्योंकि यहां सीमा डूअर है और एक्शन स्प्रिंकल्ड है। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। सोच रहे हो एक्टिव से पैसिव होने में अर्थ का कितना बड़ा अनर्थ होता है कि सीमा को छिड़क दिया गया। अब जो लोग रट के पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाएंगे सारी जो न्यूएंसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश वॉज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम। लिखा है राकेश वॉज स्टडीड। जरा देखो तो, स्टडीड वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्या? हाँ जी साहब, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके पहले बी का फॉर्म आया है? हाँ जी आया है। इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अच्छा, पैसिव वॉइस होने का तो यही मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का रिसीवर होगा।
सब्जेक्ट क्या था? राकेश। एक्शन क्या था? स्टडीड। अगर ये रिसीवर है तो इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि राकेश को पढ़ा गया जब उसके दोस्तों ने उसे बुलाया। राकेश को पढ़ा गया कि राकेश पढ़ रहा था? राकेश को किताब है जो उसे पढ़ा जाएगा। अगेन ये सेंटेंस गलत है। होना किसमें चाहिए था? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पढ़ने का डूअर है राकेश, रिसीवर नहीं है राकेश। इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? वॉज हटा देंगे। बोलो समझ पा रहे हो क्या? आगे बढ़े, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस, 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। लिखा है कि 3 नए रास्ते, 3 more elevated roads, 3 नए ऊपर के रास्ते have been proposed। प्रपोज वर्ब का पहला फॉर्म है। इस सेंटेंस में कोशिश की जा रही थी इस सेंटेंस को एक्टिव में रखने की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? पैसिव का मतलब ही होता है V3। अगर यहां V3 नहीं है, इसका मतलब यह सेंटेंस को एक्टिव में रखने की कोशिश की गई है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर गलत है, बिन के बाद V1 नहीं आ सकता। मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि आई बिन टीच या आई हैव बिन टीच, मैं ये नहीं बोल सकता। या तो मैं बोलूं आई हैव बिन टॉट, या तो मैं बोलूं आई हैव बिन टीचिंग। क्लियर हो रहा है ये बात? ठीक है, मैं ये नहीं समझाना चाह रहा था क्या होगा, मैं ये समझाना चाह रहा कि इसमें एक्टिव वॉइस में रखने की कोशिश की है। तो तुम सिर्फ इतना अंदाजा लगा लो इस क्वेश्चन को देख के कि इसका सब्जेक्ट क्या है। क्या लिखा हुआ है? 3 more elevated roads। तो सब्जेक्ट क्या है यहां का? रोड्स। ये सब्जेक्ट है। अब मुझे सिंपल आसान हिंदी में बताना, रास्ते किसी को प्रपोज किए जा रहे कर रहा है या रास्तों को प्रपोज किया जा रहा है? अनक्लॉग का मतलब होता है कहीं पे जो चीज जमा हो जाती है ना, कभी कभी जब बारिश हुई तो जमा हो गया पानी, या फिर बहुत भीड़ भड़ाका है जमा हो गया, उसको क्लॉग कहते हैं। अनक्लॉग मतलब उसको खाली करना। तो क्या कह रहे हैं कि 3 नए रास्ते प्रपोज किए गए हैं। रास्तों को प्रपोज किया गया है। क्या रास्ते किसी को प्रपोज करेंगे? रास्ते इंसान है क्या किसी को प्रपोज करेंगे? इसका मतलब ये जो प्रपोज वाला एक्शन है, प्रपोज वाला जो एक्शन है, रोड्स इसका डूअर होगा या रोड्स इसका रिसीवर होगा? ऑब्वियसली रोड्स इसका रिसीवर होगा, क्योंकि रोड्स किसी को प्रपोज नहीं कर सकता, रोड्स को प्रपोज किया जा रहा है। विच मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट था उसे रिसीवर बनाने की जरूरत थी। अच्छा, जैसे हमें सब्जेक्ट को रिसीवर हमें बनाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सेंटेंस पैसिव में होना जरूरी है। लिखने की जगह का मैं क्लीन कर रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे सेंटेंस को पैसिव में लिखना जरूरी है? अच्छा, अगर हमारे सेंटेंस को पैसिव में लिखना जरूरी है तो इसका फॉर्म क्या होना चाहिए था? बी का कोई फॉर्म और उसके बाद V3। क्या हमारे सेंटेंस में बी का फॉर्म है? हाँ जी है। कौन सा वर्ड? बिन। इसके बाद V3 होना चाहिए था? हाँ जी होना चाहिए था। तो यहां लिखा है प्रपोज। क्या होना चाहिए था? प्रपोज्ड। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो SSC 2025 या 26 को फोकस कर रहे हो और आपने एक बार बेसिक ग्रामर पढ़ लिया है, आपको ऐसा बैच ढूंढ रहे हो जिसमें एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपका प्रॉपर रिवीजन करा दिया जाए, तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हो। मेरे ऐप क्यूइंग मेरे ऐप का नाम है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस ऐप में मैंने टारगेट 25 बैच लॉन्च किया है। ठीक है, बैच से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसके लेके मैंने एक YouTube वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो YouTube वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने बैच के बारे में सब कुछ बताया। मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं, ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसमें मैं 15,000 के आसपास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। लगभग 5,000 जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। ऑलरेडी इसमें 1,000 के ऊपर ग्रामर क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें वोकैब होंगे 8,000 के आसपास में। ठीक है, इसके अलावा इसमें काफी सारा कॉम्प्रिहेंशन होगा, लगभग 50 से 60 के बीच में कॉम्प्रिहेंशन। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, पर 50 से 60 के आसपास में क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं। ठीक है, ये बैच प्री प्लस मेंस लेवल सबको कवर करेगा। अभी प्री लेवल चल रहा है, जैसे प्री के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर इसमें मेंस का कंटेंट आएगा। मेंस का कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, मेंस का कंटेंट द हिंदू बेस्ड भी होगा। जिनको मेरे मेंस का कंटेंट देखना है, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट पे चेक करना, मार्क्स बूस्टर सीरीज। मैंने CGL मेंस के पहले वो सीरीज चलाया था, लेवल देख लेना क्वेश्चन का। वैसे ही लेवल मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वो यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने सब कुछ बताया है बैच के बारे में। सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि इस बैच का डेमो भी आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरा ऐप इंस्टॉल करना है। आप जब उसके होम स्क्रीन पे जाओगे आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे, उन फ्री वीडियोस को देखना। वो मेरे कोर्स के ही वीडियोस मैंने फ्री कर रखे हैं, कुछ अलग रिकॉर्ड नहीं किया, ताकि आपको यह अंदाजा हो सके कि क्लैरिटी के साथ कि जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं डेमो में वही मैं पढ़ाऊंगा कोर्स में। ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने एनरोल किया है, बहुत फायदा हो रहा है, मार्क्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। आप रिव्यू ले सकते हैं, अगर कंसिडर करना चाहते हो तो कर लेना। सबका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। सेम चीज,
देखो मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अगर आप थक गए हो तो यहीं पॉज लेके एक ब्रेक ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं तो नहीं थकने वाला जब तक मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाना दूं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथोरिटीज आर अश्योर्ड दैट द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। लिखा है कि द ऑथोरिटीज आर अश्योर्ड। अश्योर्ड यहां का वर्ब का तीसरा फॉर्म है, हाँ जी है। क्या इसके पहले बी का कोई फॉर्म आया है? हाँ जी आर आया है। इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में होने का यह मतलब है कि जिसको हमने सब्जेक्ट माना, किसको माना? ऑथोरिटीज को। ये इस एक्शन का रिसीवर होना चाहिए। पैसिव का तो यही मतलब होता है। अब जरा आओ एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। लिखा है द ऑथोरिटीज आर अस्योर्ड द पीपल। अस्योर्ड मतलब होता है निश्चित करना। तो क्या है कि जो सरकार है उन्हें निश्चित किया गया है, लोग, सरकार को निश्चित किया गया। जब भी कुछ गलत होता है तो सरकार लोगों को निश्चित करवाती है, सुनिश्चित करवाती है कि हम लोग इस मुद्दे के बारे में सोचेंगे। लुक इनटू द मैटर मतलब हम लोग इसकी जांच पड़ताल करेंगे। तो यहां जो लिखा है द ऑथोरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल, इसका तो सेंस ही नहीं बन रहा। यहां तो ये मीनिंग हो जा रहा है कि सरकार को सुनिश्चित किया जाएगा, लोग। इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि एक्चुअली जो ऑथोरिटीज था, जो हमारा सब्जेक्ट था, वो इस एक्शन का डूअर होना चाहिए था, रिसीवर नहीं। मतलब ऑथोरिटीज को अश्योर करना चाहिए था, ऑथोरिटीज अश्योर नहीं हो रहे थे, विच मीन्स ये है ये एक्शन का डूअर होना चाहिए था। अच्छा, जब कोई एक्शन का डूअर हो जाए तो क्या हम उसे बोलें कि वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा? हाँ जी बोल सकते हैं। अगर हम बोल सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें एरर है, हमें इसे एक्टिव वॉइस में रखना पड़ेगा। तो एक्टिव वॉइस में कैसे रख सकते हैं? प्रेजेंट टेंस में रख देते हैं, क्या हो जाएगा? द ऑथोरिटीज अस्योर द पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the PMC बैंक फेल्ड, जब PMC बैंक फेल हो गया, many people's lives, बहुत सारे लोगों के जो जिंदगी थी, were ruining। देखो RUIN ruin का मतलब होता है बर्बाद, ruining मतलब इसका V4 है। ठीक है, अगर कोई चीज V3 है तो उसके पैसिव होने के चांसेस है। कोई चीज अगर V4 है तब तो ये सीधा सीधा है कि वो एक्टिव होगा, पैसिव तो हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां जो सेंटेंस ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ये वाला क्या है? ये वाला V4 है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अच्छा, अगर एक्टिव वॉइस में है तो जो हमारा सब्जेक्ट था, क्या सब्जेक्ट था? बहुत सारे लोगों की जिंदगियां, लाइव्स, नाउन है यहां का, इसका मतलब सब्जेक्ट है यहां का। तो बहुत सारी जो लोगों की जिंदगियां हैं वो यहां का सब्जेक्ट है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में इसका मतलब जिंदगियां काम करेंगी। तो क्या लिखा हुआ है कि जब PMC बैंक फेल हुआ, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि यहां का ये एक्शन, ये डूअर था और ये एक्शन था। इसका मतलब ये काम करेगा, तो जिंदगियां बर्बाद कर रही है, ये मीनिंग हो गया। क्या ये मीनिंग सही है कि जब PMC बैंक फेल हुआ तो बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है? नहीं नहीं, शायद हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये जो लाइव्स है ना, ये किसी को बर्बाद कर नहीं रहा, लाइव्स ही बर्बाद हो गया। विच मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये इसका डूअर नहीं है, ये इसका रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो भाई साहब, अगर कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन है, कोई सब्जेक्ट, इसका मतलब हम उस सेंटेंस को किस में लिखेंगे? कौन से वॉइस में लिखेंगे? फिर तो ये पैसिव होना चाहिए था। अभी तो एक्टिव में लिखा हुआ है, इसका मतलब एरर है क्या? हाँ जी, यहां पे एरर है। कैसे सुधारेंगे? B+V3 में सुधारेंगे। बी के लिए वर ऑलरेडी लिखा हुआ था, रूइनिंग को हटा के रूइंड कर देते हैं। क्या हो जाएगा? When the PMC बैंक फेल्ड, many people's lives were ruined। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। Make sure that all the equipment has put away properly। लिखा हुआ है निश्चित करिए, make sure that all the equipment, के सारे जितने इक्विपमेंट है, has put away, दूर करना। क्या लिखा हुआ है? has put away। ये यहां का V3 है, पुट का V3 भी पुट ही होता है, पढ़ा होगा आपने, पुट चलता है, मतलब V1 V2 V3। ये हैज था, हम सब जानते हैं हैज, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। तो ये जो यहां पे पुट लिखा हुआ था, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अभी कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि अगर पैसिव होता तो B+V3 होता। यहां V3 तो था पर उसके पहले B नहीं था, इसका मतलब ये वाला एक्टिव वॉइस में। क्लियर है? एक्टिव वॉइस में। चलो अच्छी बात है, हमने ये समझ लिया है कि ये वाला एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट क्या था यहां का? ऑल द इक्विपमेंट, जितने भी हथियार हैं, ये सब्जेक्ट है। पुट अवे मतलब होता है दूर करके रख देना, किसी चीज को रख देना। तो क्या लिखा हुआ है? निश्चित करिए कि सारे हथियार ध्यान से रख दें। हथियार ध्यान से रख दें, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो एक्शन का डूअर था ना। अगर ये एक्शन का डूअर था, इसका मतलब ये जो रखने की बात है, ये इक्विपमेंट कर रहा होगा ना, इसके ऊपर हो तो नहीं रहा होगा, ये रिसीवर तो नहीं है, डूअर है।
इसका मतलब यह है कि इक्विपमेंट काम कर रहा है। कौन सा काम? रखने का। अब एक बात बताओ अपनी समझ से, क्या इक्विपमेंट किसी को रख सकता है? इक्विपमेंट कोई इंसान है क्या? नहीं, इंसान नहीं। इक्विपमेंट को रखा जा सकता है, इक्विपमेंट किसी को रख नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली ये इक्विपमेंट जो है ये डूअर नहीं होना चाहिए था, ये रिसीवर होना चाहिए था। इक्विपमेंट वो चीज है जिसे रखा जाना चाहिए था, इक्विपमेंट किसी को नहीं रख सकता। तो जब आप सब्जेक्ट को रिसीवर बनाना चाहते हो तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर ये वाला पैसिव वॉइस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग इसको पैसिव का स्ट्रक्चर देंगे। क्या अभी पैसिव के स्ट्रक्चर में है? नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा भाई साहब? बहुत आसान है, हैज के बाद बिन लगाओ, बिन के बाद पुट लगाओ। अब क्या हो गया? पुट V3 और इसके पहले ये बिन। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर आप इसमें लाइव्स को ही सब्जेक्ट क्यों मान रहे हो, इक्विपमेंट्स को क्यों सब्जेक्ट मान रहे हो? आज के वीडियो में शुरुआत में ही तो बताया। आप यहाँ पे बोल रहे हो बर्बाद हुआ। क्या बर्बाद हुआ? व्हाट या हु पूछो, लाइव्स मिलेगा। रख दिया गया, किसे रख दिया गया? व्हाट हैज बीन पुट अवे। व्हाट का पूछो, इक्विपमेंट जवाब मिलेगा। तो वो मैं बता चुका, मैं मान के चल रहा हूं, इतना तो आप समझ ही गए होगे। अगला, प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। लिखा हुआ है कि प्लेजर कैन नॉट डिराइव, प्लेजर मतलब खुशी, खुशी डिराइव नहीं करता दूसरों को, मतलब जो बिल्कुल निर्दोष लोग हैं, निर्दोष लोगों को दर्द देने से। लिखा हुआ है प्लेजर कैन नॉट डिराइव, डिराइव यहां का एक्शन है, डिराइव यहां का वर्ब है। अभी कौन से फॉर्म में है? V1 में है या बोल लो बेस फॉर्म में है। तो क्या ये पैसिव हो सकता है? नहीं जी, ये तो एक्टिव ही होगा 100%, क्योंकि पैसिव मतलब V3 होता है। क्या V3 में है? नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव है। तो क्या लिखा हुआ है? प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम, प्लेजर डिराइव नहीं करता है, कर सकता है। प्लेजर मतलब खुशी, डिराइव मतलब किसी चीज से कुछ लेना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि खुशी किसी चीज से नहीं ले सकता है दूसरों को दर्द देने से। खुशी दूसरों को दर्द देने से नहीं ले सकता है, या खुशी नहीं ली जा सकती है दूसरों को दर्द देकर। ज्यादा अच्छा सेंस तो यह है कि खुशी नहीं ली जा सकती है। सो ये डिराइव जो है ना, प्लेजर इसका एक्शन नहीं हो सकता। प्लेजर किसी को नहीं डिराइव कर रहा, प्लेजर को डिराइव करने की बात की जा रही है। इसका मतलब ये उस एक्शन का रिसीवर होना चाहिए। अगर रिसीवर होना चाहिए तो कौन सा वॉइस होना चाहिए? पैसिव वॉइस होना चाहिए। क्या अभी इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है? नहीं, अभी इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का नहीं है। तो क्या करेंगे? यहां पे लिखा था कैन नॉट डिराइव, क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिराइव्ड, कैन नॉट बी डिराइव्ड। मजा आ रहा है? बना पा रहे हैं? अगर आपको मजा आ रहा है, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा। जब तक चैनल प्रमोट नहीं होगा, मुझे काम करने का मोटिवेशन नहीं आएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यही वीडियो को पॉज करके। अगर आप पुराने हो तो कम से कम 5 लोगों से इसे शेयर जरूर करना। जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, वहां शेयर जरूर करना। मुझे रीच मिलेगा तो मुझे काम करने में मजा आएगा। आप देख रहे हो मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करने की। ये मेहनत तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब आपका सपोर्ट मिलेगा। लाइक जरूर कर देना सेशन को, इससे यूट्यूब को ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी है, वो और लोगों तक इसको पहुंचाएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे आपको बताना है कि 12 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, 8 मैं करा चुका, 4 और मैं कराऊंगा। 12 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट किए थे, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ताकि मुझे ये पता चले कि किस लेवल का मुझे पढ़ाना है। क्या ये लेवल अच्छा है, क्या ये लेवल ऊपर है, नीचे है, कैसे क्वेश्चंस मुझे लेने हैं। इसका आइडिया मुझे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना मैं करेक्ट किया उससे लगता है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आपको ए सेशन कैसा अच्छा लग रहा है, यू वांट मी टू कंटिन्यू और नॉट। आप चाहते हो मैं ऐसे और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो जरूर बताना। दूसरा, 12 में से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा हुआ है कि इट वाज अ विंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन फ्रॉम द ट्रीज। लिखा हुआ है कि ये एक बहुत ही विंडी, बहुत ही हवादार ऑटम जो सीजन होता है, ऑटम का डे था, और पत्ते लीव्स वर फॉलन। क्या आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे फॉलन लिखा हुआ है जो वर्ब का तीसरा फॉर्म है? क्या आपको ये दिख रहा है कि इसके पहले वर्ब लिखा हुआ है जो बी का फॉर्म है? तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में? हाँ जी, मैं कह सकता हूं सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अब जैसे मैंने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखा, आपकी घंटी तुरंत बजेगी। इसका मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके एक्शन का रिसीवर होना चाहिए। तो आओ ढूंढते हैं सब्जेक्ट है क्या। लिखा है कि एंड द लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, क्या गिर जाते हैं? पत्ते गिर जाते हैं। क्या का जवाब कौन दे रहा है? लीव्स दे रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब देखो मीनिंग क्या है कि वो एक बहुत ही हवादार दिन था और पत्तों को गिराया जा रहा था ट्रीज से। पत्तों को क्यों गिराया जा रहा था? क्योंकि लीव्स जो है वो यहां का सब्जेक्ट था, और वर फॉलन का मतलब है किसी चीज को गिराया जाना। ये डूअर नहीं है, ये रिसीवर है। क्या ये सेंटेंस सही होगा? ये फॉल जो है ना, ये एक हैपनिंग वर्ब जैसा है। ये काम खुद ब खुद होने वाली चीज है। क्या किसी के द्वारा गिराया जाएगा? नहीं, किसी के द्वारा नहीं गिराया जाएगा। तो यहां पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था? लीव्स वर फॉलिंग। इस सेंटेंस को एक्चुअली किस में होना चाहिए था? एक्टिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव का सेंस नहीं बन रहा था। सब्जेक्ट क्या था? लीव्स। वो कोई काम
कर रहा है, हाँ जी, लीव्स गिर रहा है, लीव्स काम कर रहा है गिरने का। क्या लीव्स को गिराया जा रहा है? नहीं, वो सेंस तो नहीं है लीव्स को गिराया जा रहा है। आप कह रहे हो हवादार दिन है, तो पत्ते तो खुद ब खुद गिरेंगे, इसका मतलब कि कोई गिराने वाला नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट था ये रिसीवर नहीं है एक्शन का, ये डूअर है एक्शन का। अगर ये डूअर है तो एक्टिव वॉइस में रखिए, एक्टिव वॉइस में रखने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉलोइंग कर सकते हैं। बोलो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या लिखा है देखना। लिखा है मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। मुखर्जी एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है जिन्हें ज्यादातर लोग प्यार करते हैं। लिखा है हु इज लव। सबसे पहले तो देखो ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी पूछती है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप किसी सेंटेंस में बी का फॉर्म यूज कर लेते हो, मार्क यू, माइंड यू, इज बी का फॉर्म होता है। कौन कौन सा फिर से दोहराऊंगा? बी, बिन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। इनके साथ या तो V3 होता है या तो V4 होता है। कभी भी आप बी फॉर्म के साथ V1, V2 या V5 नहीं लिख सकते। प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैं बोल सकता हूं कि ही इज टीचिंग, मैं ये भी बोल सकता हूं कि ही इज टॉट, पर मैं ये कतई नहीं बोल सकता कि ही इज टीच। ये सेंटेंस ही इनकरेक्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ही इज टीच। क्यों? क्योंकि जहां पे आपने बी का फॉर्म लिख दिया, इसके बाद या तो V3 होगा या तो V4 होगा, पर कभी भी ना V1 हो सकता है, ना V2 हो सकता है, ना V5 हो सकता है। आ जाओ सवाल पे। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव। इज के बाद लव लिखा हुआ है, V1 लिखा हुआ है, हो ही नहीं सकता। तो अगर आपसे पूछा जाता है इसमें एरर कहां है, तो एरर तो बहुत आसान है भाई साहब, ये वाला एरर। इस पार्ट में, बी पार्ट में एरर है, पर हमारा काम एरर ढूंढना नहीं है, हमारा काम इसके पीछे का लॉजिक समझना है। आओ समझते हैं। लिखो कि मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। अब यहां से मैं आपको दो सुधारने का तरीका बता रहा हूं। या तो आप ये बोलो कि हु लव्स बाय मोस्ट ऑफ पीपल, आप मुझे बताओगे या बी, या तो दूसरा ये हो सकता है हु इज लव्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। दोनों में अंतर यह है कि लव्स अगर हम करेंगे तो ये एक्टिव वॉइस होगा, इज लव्ड अगर हम करेंगे तो ये पैसिव वॉइस होगा। अब आप मुझे बताओगे इसमें एक्टिव सही है कि पैसिव सही है? क्यों क्यों मैं पूछ रहा हूं? क्योंकि आप ये समझना, लिखा है मुखर्जी एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो प्यार किए जाते हैं ज्यादातर लोगों के द्वारा। क्या ये किसी को प्यार करते हैं? नहीं, ये सेंस नहीं था, यहां पे बाय मोस्ट पीपल लिखा हुआ था। किनके द्वारा किया जाता है? बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इस सेंटेंस का जो सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि मुखर्जी एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिन्हें प्यार किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। विच मीन्स यहां पे जो प्यार करने की बात है, ये पॉलिटिशियन उसका डूअर नहीं है, ये पॉलिटिशियन उसका रिसीवर है। इस पॉलिटिशियन को प्यार मिल रहा है, ये किसी को प्यार कर नहीं रहा, इसे प्यार मिल रहा है। ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अगर ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो सेंटेंस का पैसिव में होना जरूरी है। अगर पैसिव में होना जरूरी है तो V5 से कौन सा पैसिव बनता है? किससे बनता है? B प्लस V3 से। देखो B प्लस V3 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। अब रहा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। यह है भाई साहब आपका होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 12 में से आपने कितने करेक्ट किए, और उसके बाद मुझे बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि क्या ये सीरीज को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं? अगर चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप भी पढ़ने में अपना 100% दोगे। इसके अलावा अगर एक्टिव पैसिव से कोई डाउट रह गया तो यू आर इंडिपेंडेंट, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। होपफुली मैं आपके लिए कुछ परेशानी आसान करके दे रहा हूं। अगर ऐसा दे रहा हूं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।